गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। इस बार इंडिया जो है 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेगा आज के दिन। आज ही के दिन हम लोग रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि आज के दिन यानी 26 जैन को 1950 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, इंडियंस के ऊपर में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इस दिन को याद करने के लिए हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और हमारी कंट्री चूंकि रिपब्लिक हुई थी क्योंकि हमारे वहाँ इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होते हैं। हेड ऑफ स्टेट मीन्स आपके प्रेसिडेंट, तो उनका भी इलेक्शन हमारे इंडिया में होता है। इसलिए हम लोग क्या बने थे उस दिन, रिपब्लिक बने थे, एक रिपब्लिक कंट्री बने थे। इसलिए हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, रिपब्लिक डे। सो ये तो बात हो गई सेलिब्रेशन की। अब चलते हैं चैप्टर स्टार्ट करने। सिविक्स का सेकंड चैप्टर हमने कल की क्लास में खत्म कर लिया हुआ था। आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट मीन्स हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबसे पहले, उसका पार्लियामेंट की मीनिंग क्या है, क्या इसका रोल होता है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में। उसके बाद में कि लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए कि पार्लियामेंट में कौन से डिसीजंस लेने हैं, कौन से डिसीजन नहीं लेने हैं, कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पार्लियामेंट में जाएंगे और किनको वहां से हटाना है, तो ये लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए। एंड उसके बाद में कि जो पीपल होते हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके इलेक्शन का क्या तरीका होता है, स्टेट की लेजिस्लेचर असेंबली में या फिर पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा में जो लोग इलेक्ट होकर के जाते हैं उन्हें किस नाम से बुलाते हैं। और लास्ट में ही पढ़ेंगे कि आखिर पार्लियामेंट का रोल है क्या। इस वीडियो लेक्चर में दो टॉपिक कवर करेंगे आज हम, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड व्हाई शुड पीपल डिसाइड। अब देखिए क्या हुआ कि इंडिया जो है 1947 के 15 अगस्त तक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तो हमारे वहाँ क्या था कि ब्रिटिशर्स की चलती थी, एक तरीके से ऑटोक्रेसी थी। ब्रिटिशर्स की बात हमें माननी होती थी। हमारे सिटीजन्स के पास में बहुत ही कम राइट थे या थे ही नहीं। तो ब्रिटेन क्या था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। ब्रिटेन में कोई भी रूल रेगुलेशन पास होने के लिए एक बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग को बोलते थे पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी वो लेजिस्लेचर का पार्ट थी। लेजिस्लेचर ऐसी बॉडी, ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं जहां रूल रेगुलेशन बैठ के बनाए जाते हैं। तो वहां पे ब्रिटेन के अंदर में पार्लियामेंट में लॉ पास होती थी, इंडिया में वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती थी। हमारे इंडिया में जो लोग रहते थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, नेशनल लीडर्स, उनको भी लगा कि अगर हमें ब्रिटिशर्स फ्रीडम दे दें, हमें इंडिपेंडेंस दे दें, तो हमें क्या मिलेगी बेसिकली, हम भी अपनी कंट्री के अंदर में एक पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करेंगे और कुछ भी मनमानी तरीके से नहीं होगा। हम क्या करेंगे, रूल रेगुलेशंस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में बनाएंगे और उसको सारे कंट्री में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात आई समझ में कि आपको पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसलिए पड़ी क्योंकि हम, जो हमारे रूलर्स थे, उनके ऑटोक्रेटिक बिहेवियर से, उनके डिक्टेटरशिप से, उनके बहुत सारे ऐसे स्टेप जो लोगों को नहीं पसंद आते थे, उससे लोग इरिटेट हो चुके थे। इरिटेट हो चुके थे और हमारे वहाँ अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लानी थी। तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत पड़ी और इसलिए चाहिए भी कि हमारे जो सिटीजन्स के राइट्स होते हैं वो स्टेट के जो पावर होता है उसके मिसयूज से थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाता है। बस इसीलिए पार्लियामेंट हमें चाहिए होता है। पार्लियामेंट जो होता है ये क्या कर देगा, इनेबल कर देता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को किसमें, डिसीजन मेकिंग में, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में। जब कभी भी किसी भी कंट्री में पार्लियामेंट होगी तो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वो कंट्री के लिए क्या डिसीजंस ले रहे हैं, जो लोग डिसीजन ले रहे हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों के ना। लोगों ने उनको चुन करके वहां भेजा था डिसीजन लेने के लिए। यानी इनडायरेक्टली ये बोले कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया का पार्टिसिपेशन हो गया किसी भी लॉ को बनाने में, किसी को डिसीजन को लेने में। यानी यूं कहें कि जो पार्लियामेंट है इंडियन डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है। अगर हमारे वहाँ पार्लियामेंट है, हम दुनिया के बाकी देशों को बता सकते हैं कि आप देखिए हमारे वहाँ पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और यहाँ पे हम बैठ के रूल रेगुलेशंस कंट्री के लिए बनाते हैं और लोगों की सुनते हैं। हम अपनी मनमानी
नहीं करते, जैसे नॉर्थ कोरिया में चलता है, ईरान में चलता है, सऊदी अरबिया में चलता है। ऐसा हमारे वहाँ नहीं होता है। और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला था कि हमें क्या होंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होंगे। तो इसका भी की फीचर है कि हमारे वहाँ पार्लियामेंट जो है होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर पीपल क्यों डिसाइड करें, पीपल क्यों डिसाइड करें कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कौन जाना चाहिए कौन नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे भी कहानी है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, अपना फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स से जो हमने स्ट्रगल किया था फ्रीडम लेने के लिए, उसमें इस बात का अंदाजा लग गया था कि फ्रीडम की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, पार्टिसिपेशन क्या होता है, ये लोगों को धीरे धीरे समझ में आया। इसलिए समझ में आया कि ब्रिटिशर्स के कोई भी ऐसे रूल रेगुलेशंस नहीं थे जो इंडियंस के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हों। ब्रिटिशर्स हमेशा ऐसे डिसीजंस लेते थे जिससे उनकी कंट्री को फायदा होता था, उनकी कंट्री को इकोनॉमी को फायदा होता था, उससे इनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन होती थी। ऐसे ही बहुत सारे वो लोग डिसीजंस लेते थे। और हमारे जो इंडियन सिटीजन्स थे, फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स, वो इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था इन चीज़ों से उबर पाना। फिर भी धीरे धीरे स्ट्रगल करते 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 उनको आइडिया लग चुका था कि भाई फ्रीडम की एक्चुअल मीनिंग होती क्या है। जैसे कि बहुत सारे राइट्स लोगों को देना, उसको प्रोटेक्शन भी देना गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्रीडम का पार्ट होता है। इक्वालिटी क्या होती है, ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रिटिश सिटीजन्स के साथ में अच्छा बिहेव किया जाता था, उनको सर्विस भी अच्छी दी जाती थी, काम भी अच्छे दिए जाते थे। इंडियंस के साथ में ऐसा नहीं होता था। आर्मी में रिक्रूटमेंट हो, सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट हो, या फिर रेवेन्यू कलेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करनी हो, उसमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते थे। इंडियंस को लगा कि यार इक्वलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसके अलावा जैसे जैसे स्ट्रगल बढ़ते गया, गांधी जी एंट्री मारते हैं इंडिया के फ्रीडम फाइटिंग में, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से यू टर्न लिया और कुछ इंडियंस को अपने रूल रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे एक वायसराय नाम के व्यक्ति होते थे, वायसराय एक पोस्ट होती थी, अब उनको हेल्प करने के लिए 10-12 लोगों की ग्रुप होती थी। उस ग्रुप में कुछ इंडियंस को भी शामिल करना शुरू किया गया। यानी अब कंट्री के अंदर में जो हल्के फुल्के डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें इंडियंस को इनवाइट किया गया कि आप भी आओ और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो। इसका भी कुछ आइडिया हमारे इंडियंस को लगा। क्या लगा कि डिसीजंस मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन लिया कैसे जाता है, इसका हल्का फुल्का इनको एक्सपीरियंस हो रहा था ऑन द टाइम। तो पहला रीजन यही कि चूंकि हमारे पीपल्स इंडिया के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किए हैं और उनको फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन नहीं मिला है, इसलिए यही लोग डिसाइड करने चाहिए कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, हमारे रूलर्स बेसिकली होने कौन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलोनियल रूल था हमारे वहाँ। लोगों को ये पावर नहीं था कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को क्या करें, क्रिटिसाइज कर सके। क्रिटिसाइज हम किसी को भी जब करते हैं जब वो हमारे अगेंस्ट काम करे, हमारे विलनेस के अगेंस्ट काम करे, हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करे, तभी तो हम क्रिटिसाइज करते हैं। ब्रिटिशर्स ऐसा करते थे, लेकिन फिर भी हमारे सिटीजन्स को उन्हें क्रिटिसाइज करने का कोई भी राइट था ही नहीं, कोई भी राइट था ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारे जो भी फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने एक तरीके से पूरे नेशन के बारे में सोचा कि नेशन को कैसे फ्रीडम दिलानी है, इंडिपेंडेंस दिलानी है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपने डिमांड्स रखते थे। थ्रू पेपर रखें या फिर वायलेंस के थ्रू रखें, थोड़ा सा एग्रेशन दिखा के करें, लेकिन वो लोग करते थे। जितने सारे इंडिया में वॉर हुए हैं, आप 1857 का वार ले लो, 1860 का वार ले लो, 1885 के बाद में जो मॉडरेट्स आए, एक्सट्रीमिस्ट्स आए, इनकी आप स्ट्रैटेजी देख लो, कैसे ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रखनी है। ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी कि धीरे 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 अब ऐसा नहीं था कि हम ब्रिटिशर्स का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, अब हम कर सकते थे। हमारे पास में थोड़ा सा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा था। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ रहा था कि बाकी दुनिया के अलग अलग देशों में कहीं ना कुछ बवाल हो रहा था। जब ये डिमांड हमारे इंडिया में हो रहा है, रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हो रहा था, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, यूरोप की बहुत सारी कंट्री, जैसे बाल्कनिक पेनिनसुला है उसमें 10-12 कंट्री हैं, वहाँ की कंट्री डिमांड करने लगी कि हमें भी फ्रीडम चाहिए। यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट हुआ करता था कंट्री आयरलैंड, वहाँ पे भी लोग होम रूल के लिए डिमांड करने लगे। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट जो है इंडिया पे भी पड़ रहा था। इंडियंस को भी इस बात का
थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आया, हिम्मत मिली कि हम भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। वो थोड़ा सा टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, सह लेंगे थोड़ा सा, लेकिन इंडिया के लिए करेंगे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारा। हमारा कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हो गया किससे, ब्रिटिशर से 15 अगस्त 1947 को, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जो आज ही के दिन बेसिकली इम्प्लीमेंट भी हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन 1950 में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया तो उसमें बोला था कि हम एक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे जिसे बोलेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब ये होता है कि जब हम अपने कंट्री में इलेक्शन कराएंगे अपने रूलर्स को इलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे इंडिया के अंदर में ऐसे लोग जो एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, यूनिवर्सल अलर्ट बोला गया ना, एडल्ट हो गए, जिनकी एज 21 ईयर से ज्यादा होगी, वो लोग इंडिया के अंदर में क्या कर सकेंगे, वोटिंग कर सकेंगे। हम रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको राइट टू वोट देंगे। तो ये दुनिया का, इंडिया पहला एक ऐसा कंट्री बना जिसने आजाद होते ही इतने सारे राइट्स अपने सिटीजन्स को दे दिए। क्या दे दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दुनिया की किसी भी कंट्री में ऐसी हिम्मत किसी की गवर्नमेंट ने की नहीं थी इसके पहले, जो हिम्मत जो है इंडिया ने करके दिखाया कि सारे सिटीजन्स को, जबकि इंडियंस को हमें पता था कि हमारे कंट्री में बहुत सारे इलिटरेट लोग रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हमने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये सोचा कि यार इंडिया को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, सारे इंडियंस ने कंट्रीब्यूट किया, तो उनको तो लगना चाहिए ना कि हमारा भी कुछ वजूद है कंट्री के लिए। इसके लिए ये सारी चीज़ें की गई थी कि हमने उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया। उस टाइम एज जो थी वोटिंग राइट की 24 थी, बाद में इसको 21 किया गया, उसके बाद में इसको डिडक्ट करके फिर से 18 ईयर्स किया गया था। ये बात की बात है। लेकिन आप ये समझिए कि सारे एडल्ट्स को, वो मेल हो फीमेल हो, अमीर हो गरीब हो, हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, इससे नहीं मतलब था, उनका इकोनॉमिक स्टेटस का इससे नहीं मतलब था, सबको वोटिंग राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। और ये डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा पिलर है, डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी पहचान है कि हमारे सिटीजन्स के यहाँ सुनी गई। ये सारे इतने रीजन हो गए। नेक्स्ट, पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब बात हो गई कि इलेक्शन हमने करवा दिया, लोग क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। अब देखिए, जो डेमोक्रेसी होती है एक आइडिया देती है क्या करने के लिए, कंसेंट लड़ने के लिए। आप प्रतियोगिता लड़िए, आप जीतेंगे तो डेमोक्रेसी में आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों की डिजायर को, अप्रूवल को, लोगों की जो डिजायर होती है, सपोज करिए 10 लोग चुनाव लड़े तो लोगों की डिजायर है कि पर्सन नंबर 3 जो है इलेक्ट होके आना चाहिए। तो अगर पर्सन नंबर 3 को इन 10 लोगों में से सबसे ज्यादा वोट मिलेगा तो वो जीतेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो गया, लोगों की डिजायर भी कंप्लीट हो गई। ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल हो पाती हैं। बाकी जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं अदर देन डेमोक्रेसी, उसमें इन सारी चीज़ों की कोई भी दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आप अपने फेवरेट लीडर को कंट्री का हेड डिक्लेयर कर सके, इलेक्ट कर सके, नॉमिनेट कर सके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कि जो भी पीपल्स का डिसीजन होता है कंट्री के अंदर में, वो क्या क्रिएट करता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, और ये डिसाइड करता है कि उनकी फंक्शनिंग कैसे होगी, वो काम कैसे करेंगे। लोगों ने 10 लोगों को मिलकर चुना, ये चुन के लोग आए, अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे क्योंकि लोगों के द्वारा इलेक्टेड है। ये सारे लोग मिलके गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को डिसाइड भी करते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल्स का क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ वजूद है, उसकी कुछ ना कुछ अहमियत होती है डेमोक्रेसी के अंदर में। तो जो भी लोगों ने वोट दिया हुआ है, वोट दे करके गवर्नमेंट चुन करके आई। अब जो गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, जैसे कि रेलवे है एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट वाले, स्कूल्स है, सारे के सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है ना, इनके लिए जब कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा तो इस पे ट्रस्ट रहता है किसका, सारे सिटीजन्स का। क्यों, क्योंकि सिटीजन्स ने ही ऐसे लोगों को चुन करके भेजा था, इसलिए लोगों को लगता है कि अब चूंकि हमारे ही लीडर्स हैं, हमारे लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अच्छा ही लेंगे,
इसलिए उन चीज़ों पे गवर्नमेंट के डिसीजंस पे लोगों का ट्रस्ट रहता है, और हमारे लोग जो होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी भी तरीके का वायलेंस करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन फिर भी क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों को अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने का राइट होता है, फ्रीडम होता है उनके पास में, इसलिए वो कर भी सकते हैं। ऐसा वो कर भी सकते हैं कि उनको लगा कि हमारे गवर्नमेंट का कुछ स्टेप्स हमारे विलिंगनेस के अगेंस्ट था, तो वो प्रोटेस्ट कर भी सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी में उनको राइट मिला हुआ है। लास्ट में कि जो पार्लियामेंट होती है ये सबसे मिल करके बनती है। सबसे सबसे मतलब कि सोसाइटी में जितने सारे सेक्शन हैं उन सभी के मिलने से बनती है, और इसके अलावा ये एक साथ मिलकर कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। इतने सारे फायदे होते हैं। यही वो ढेर सारे रीजन है, 4 पॉइंट्स की जो भी सिटीजन्स होते हैं कंट्री में वो क्या करते हैं, इन लोगों को इलेक्ट करते हैं। ठीक है। सो 2 टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। होमवर्क क्या रहेगा, नोट्स बनाइए और सारे पॉइंट्स को 3 बार 4 बार अपने सुविधा के अनुसार इनको रिवाइज करिए। थैंक यू।